Hey guys, a very good morning to all of you. Firstly, I heartily welcome to you in my YouTube channel. So guys, today we will discuss about the Spectator Club. जीएस आज हम बात करने वाले हैं द स्पेक्टेटर क्लब के बारे में, जो कि सर रिचार्ड स्टील का बहुत ही फेमस वर्क है। सर रिचार्ड स्टील पर भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने उनके बारे में पढ़ना है वो हमारी वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स अवर टॉपिक। सर चलिए जानते हैं द स्पेक्टेटर क्लब है क्या। सबसे पहले आप अपना माइंड बना लीजिए। ऑथर जो कि हमारे सर रिचार्ड स्टील है, वो अपने माइंड में एक इमेजिन कर रहे हैं क्लब के बारे में, ठीक है, यानी एक क्लब को इमेजिन कर रहे हैं और उसी इमेजिनरी क्लब को कहा गया है द स्पेक्टेटर क्लब, ठीक है। उस क्लब के अंदर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टर्स बिठाए गए हैं और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है और वो लोग आपस में जो बातें कर रहे हैं उन टॉपिक्स पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। एक्चुअल में ऑथर जो है 18th सेंचुरी के जो कॉफ़ी हाउसेस हुआ करते थे या जो क्लब हुआ करते थे उनके बारे में हमें बताना चाह रहे हैं। वहाँ के वो साथ में वहाँ पर एक क्लब में या एक कॉफ़ी हाउस में बहुत से लोग बैठकर डिस्कस किया करते थे, गपशप किया करते थे करंट अफेयर्स पर और बहुत से टॉपिक्स पर। सो यही सारी चीज़ें हैं जो सर रिचार्ड स्टील अपने माइंड में इमेजिन करते हुए हमें बता रहे हैं और वो खुद इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपसे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कैरेक्टर्स पर आ सकते हैं कि आपको कैरेक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, या फिर कोई एक कैरेक्टर आपको दे दिया जाएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सर रॉबर्ट जी कॉवरले का, उनके बारे में आपको बताना हो सकता है। या आपसे पूछ लिया जाएगा आपको इसकी स्टोरी द स्पेक्टेटर क्लब की एक समराइज़ करिए इसको। मोस्टली जो है कैरेक्टर आता है इससे। सो आप इसे देखें, आपको ये वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और बहुत ईजिली आपके समझ में आ जाएगी। सो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। राइट अ नोट ऑन द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब एज डिस्क्राइब बाय रिचार्ड स्टील। मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब के जो मेंबर्स हैं उन पर आपको एक नोट देना है, या फिर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जा सकता है हाउ डज रिचार्ड स्टील डिस्क्राइब, रिचार्ड स्टील किस तरह डिस्क्राइब करते हैं द स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स को। या फिर आपसे सर रॉबर्ट जी कॉवरले जो कि मैंने बताया इट्स अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सो गिव अ कैरेक्टर स्केच, उनका एक कैरेक्टर स्केच आपसे मांग लिया जा सकता है, या फिर आपने उसकी पूरे ही द स्पेक्टेटर क्लब जो इससे है इसकी फुल समरी आपको देनी है। तो आप इसे किस तरह से आंसर करोगे। सबसे पहले जैसे कि मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि हमें जब कुछ भी बताना होता है, किसी भी टॉपिक पर बताना होता है, तो सब मोस्टली इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम उसका इंट्रोडक्शन दें, ठीक है। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे इन द प्रेजेंट एसे। इस एसे में रिचार्ड स्टील हु इज़ द वन ऑफ द पीरियडिकल एसेइस्ट, यहाँ पर एसेइस्ट आएगा, बाय मिस्टेक एसेज हो गया। इन द प्रेजेंट एसे, इस एसे में रिचार्ड स्टील जो है वो जो कि पीरियडिकल एसेइस्ट के यानी कि जो पीरियडिकल एसेइस्ट रहे हैं, आवेदिक निबंधकार जो हैं हमारे, उनमें से एक माने जाते हैं। प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ एन इमेजिनरी, वो प्रेजेंट कर रहे हैं एक पिक्चर को, एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने ऑफ एन इमेजिनरी क्लब, एक काल्पनिक क्लब की, ठीक है, इमेजिनरी क्लब की, ठीक है, नोन एज द स्पेक्टेटर क्लब, जिसे स्पेक्टेटर क्लब के नाम से जाना जाता है। The writer wants to present a portrait of 18th century England. राइटर जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं एक तस्वीर को इंग्लैंड की 18th सेंचुरी की, ठीक है। हम लोगों के सामने वो एक 18th सेंचुरी के जो इंग्लैंड के कॉफ़ी हाउसेस हुआ करते थे या फिर जो क्लब हुआ करते थे उसकी तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा समरी। देखिए, अगर समरी में अगर आपसे समराइज़ कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है आपको समराइज़ करना है, सो आपने इंट्रोडक्शन देना है, फिर जिस तरह से हमारा मेथड लिखा हुआ है आप ऐसे ही लिखोगे। समरी आप हेडिंग डाल दोगे। नेक्स्ट आपने बताना है द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब्स के बारे में, ठीक है, यानी क्लब के जो मेंबर्स रहे हैं उनके बारे में। सो इन दिस एसे, इस एसे में द स्पेक्टेटर क्लब, रिचार्ड स्टील गिव्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द क्लब।
रिचार्ड स्टील जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं प्रोमिनेंट मेंबर्स, प्रोमिनेंट यानी प्रमुख सदस्यों को। इस क्लब के जो प्रमुख सदस्य हैं, यानी कि जो उन्होंने एक इमेजिनरी क्लब बनाया हुआ है, उसके अंदर जो जो सदस्य रहे हैं या जो उन्होंने सदस्य बिठाए हैं उसमें, तो वो कौन कौन है उनके बारे में एक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। देयर वर 6 मेंबर्स इन दिस क्लब। वो बताते हैं कि क्लब के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स, राइट। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट मेंबर ऑफ द क्लब वाज रॉगर डी कॉवर्ले, और जिनमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आपका रॉगर डी कॉवर्ले। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सर रॉगर डी कॉवर्ले। सर रॉगर डी कॉवर्ले इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस क्लब। सर रॉगर डी कॉवर्ले क्या है, वो एक सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर रहे हैं इस क्लब के। ही कैम फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ वर्स्टरशायर। बोल रहे हैं वो वर्स्टरशायर के एक कुलीन परिवार से बिलोंग करते हैं। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके जो महान परदादा थे, ठीक है, ग्रैंडफादर की बात हो रही है, वाज द इन्वेंटर ऑफ फेमस डांस। वो क्या रहे हैं, वो इन्वेंटर है, आविष्कारक है, किस चीज़ के, फेमस डांस के, यानी कि प्रमुख जो नृत्य होता है उसके वो आविष्कारक रहे हैं। कौन, सर रॉगर डी कॉवर्ले के ग्रैंडफादर, विच वॉज कॉल्ड बाय हिज नेम, जिन्हें उनके नाम से जाना जाता है। मीन्स जो सर रॉगर डी कॉवर्ले का नेम था और वही उनके परदादा का नेम था। नेक्स्ट है अ काइंड हार्टेड लैंडलॉर्ड। देखिए, अगर आपसे सर रॉगर डी कॉवर्ले के बारे में पूछ लिया जाता है, उनके सिर्फ ओनली सर रॉगर डी कॉवर्ले का इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा, तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है, फिर जो मैंने आपको ऊपर बताया द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, ये हेडिंग आप इंक्लूड करोगे। फिर सर रॉगर डी कॉवर्ले के बारे में आप बताओगे, जो अ काइंड हार्टेड लैंडलॉर्ड, अ डिसअपॉइंटेड लवर एंड हिज सिंगुलैरिटीज़, ये जितनी भी हेडिंग्स हैं आपकी इस सिंबल में, ये सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सर रॉगर डी कॉवर्ले की, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपने सर रॉगर डी कॉवर्ले के बारे में ही बताना है, बिल्कुल इसी तरह से। और अगर सिर्फ समरी पूछी जाती है तो आपने 6 मेंबर्स के बारे में बताना है, लेकिन इनकी ये जो क्वालिटीज़ है, अ काइंड हार्टेड लैंडलॉर्ड रही है और अ डिसअपॉइंटेड लवर है, ये सब आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सर रॉगर डी कॉवर्ले के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये सब इंक्लूड करना ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर रॉगर डी कॉवर्ले, अ काइंड हार्टेड लैंडलॉर्ड। सर रॉगर डी कॉवर्ले इज अ काइंड हार्टेड लैंडलॉर्ड। सर रॉगर डी कॉवर्ले काइंड हार्टेड यानी कि बहुत दयालु जमींदार थे। ही इज़ इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द विलेज एज वेल एज द विलेजर्स। बोल रहे हैं वो इंटरेस्ट रखते थे, वो रुचि रखते थे अपने गांव को सुधारने में, यानी कि गांवों को सुधार करने में, एज वेल एज द विलेज, और साथ साथ गांव वालों को भी, ठीक है। यानी वो गांव को सुधारना चाहते थे और साथ ही साथ गांव वालों को भी। दे आर नॉट वेरी सिविलाइज, जो गांव वाले थे, दे यहाँ पर बात की जा रही है विलेजर्स के बारे में, ठीक है। सो जो विलेजर्स थे वो कैसे थे, वो ज़्यादा सभ्य नहीं थे, यानी कि वो असभ्य थे। हिज स्ट्रेंज बिहेवियर हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन देम। उनका जो अजनबी सा व्यवहार था सर रॉगर डी कॉवर्ले का, उन विलेजर्स पर बहुत अच्छा उसने इम्पैक्ट डाला। ही कीप्स देम इन गुड ऑर्डर, और वो उन्हें एक अच्छी व्यवस्था में रखा करते थे। ओके, सो नेक्स्ट इनकी क्वालिटी आएगी अ डिसअपॉइंटेड लवर। अच्छा, ये डिसअपॉइंटेड लवर भी है, मीन्स निराशावाद प्रेमी भी है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है डिस्कस करते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मैन ऑफ 56, बोल रहे हैं 56 ईयर्स थी इनकी, 56 के होने के बावजूद भी सर रॉगर इज स्टिल अ बैचलर। मीन्स 56 थे, यानी 56 ईयर्स के थे, उसके बावजूद भी वो अभी तक बैचलर थे। वंस ही फॉल्स इन लव विद अ ब्यूटीफुल विडो, एक बार वो क्या हुआ, वो एक खूबसूरत विधवा के प्रेम में पड़ गए। हु प्रूव्स क्रूअल इनफ टू रिमेन इनडिफरेंट टू हिज लव, लेकिन उसने, उस लेडी ने जो जिनसे वो प्यार करने लगे थे, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। मीन्स वो उनके लिए काफ़ी क्रूर हो गई, यानी कि उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर उनसे जो था उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे वे चाहते थे। इट ब्रोक हिज हार्ट, जिससे उनका दिल टूट गया। बिफोर हिज ट्रेजिक इंसिडेंट, इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद सर रॉगर लिव्ड लाइक अ स्मार्ट यंग बोल रहे हैं बिफोर हिज ट्रेजिक इंसिडेंट, जब ये दुख दिए दुर्घटना हुई उससे पहले,
बिफोर पहले, ठीक है। सर रोगर लिव्ड लाइक अ स्मार्ट यंग मैन। सर रोगर जी जो थे वो कैसे रहा करते थे कि स्मार्ट यंग मैन की तरह रहा करते थे। कीपिंग कंपनी विद लॉर्ड्स, एक लॉर्ड्स यानी बहुत आरामदायक पेशेवर जो लोग होते हैं उनकी कंपनी में रहा करते थे। द डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस इन लव, उनके प्यार में जो उन्हें निराशावाद का अनुभव मिला था, मेड हिम केयरलेस टू हिम, उन्होंने उस अनुभव ने उनको केयरलेस कर दिया था उनके लिए, यानी कि उन्हें लापरवाह कर दिया था। अब वो अपना ध्यान नहीं रखा करते थे जैसे कि पहले रखा करते थे। ओके, नेक्स्ट है हिज सिंगुलैरिटीज, उनकी नेक्स्ट क्वालिटी है हिज सिंगुलैरिटीज। सर रॉबर्ट डी कॉवर्ली इज अ मैन ऑफ सिंगुलर बिहेवियर। सर रॉबर्ट डी कॉवर्ली जो थे वो सिंगुलर बिहेवियर के मालिक थे, मतलब एक लक्षित उनका व्यवहार था। हिज सिंगुलर व्यूज हिज ऑर्गेनेटेड फ्रॉम हिज बिलीफ, और ये जो उनकी जो सिंगुलर व्यूज थी वो उन्हें उनके विश्वास से मिली। दैट द वर्ल्ड इन द रॉन्ग, जो कि उनका विश्वास था कि जो वर्ल्ड जो है वो क्या है, वो एक कुछ नहीं है, वो असत्य है या फिर वो झूठा है। हिज गुड मैनर्स ऑलवेज प्लीज हिज फ्रेंड, उनके जो अच्छे मैनर्स थे हमेशा उनके दोस्तों को उनसे खुशी मिला करती थी। ठीक है, ये आपकी है सर रॉबर्ट डी कॉवर्ले की क्वालिटीज़। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है सर रॉबर्ट डी कॉवर्ले की तो ही आपने ये सारी क्वालिटीज़ बतानी है, अदरवाइज इनको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टेम्पलर, ये हमारे सेकंड मेंबर हैं द स्पेक्टेटर क्लब के। ओके, सो डिस्कस करते हैं। अनदर मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब ऑल्सो बैचलर, कह रहे हैं जो दूसरे मेंबर हैं स्पेक्टेटर क्लब के वो भी एक बैचलर हैं। ही वॉज द मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, वो इनर टेम्पल के मेंबर हैं। हिज फादर सेंट हिम टू स्टडी लॉ बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द लिटरेचर, बोल रहे हैं उनके जो फादर हैं हिज फादर सेंट, उनके फादर ने उन्हें भेजा टू स्टडी लॉ, पढ़ने के लिए, लो कानून पढ़ने के लिए। बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द लिटरेचर, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी वो लिटरेचर को पढ़ने में थी, साहित्य को पढ़ने में थी। ही न्यू मोर लिटरेचर्स लाइक एरिस्टोटल एंड डेमोस्थेंस, वो ज़्यादा जानते थे एरिस्टोटल और डेमोस्थेंस के बारे में देन मास्टर्स ऑफ लॉ, जितना के कानून के उस्ताद जानते हैं। यानी कि जो कानून बहुत अच्छे से पढ़े हुए होते हैं वो अपने कानून के बारे में इतना नहीं जानते जितना कि वो लिटरेचर के बारे में जानते थे। ठीक है, ही इज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन द थ्योरीज, एब्जॉर्ब्ड कहते हैं लीन हो चुके थे, वो पूरी तरह से लीन हो गए थे इन द थ्योरीज एंड व्यूज ऑफ क्लासिकल राइटर, क्लासिकल राइटर्स के साहित्य में। ओके, पारंपरिक जो लेखक होते हैं उनके साहित्य में पूरी तरह से वो लीन हो चुके थे। द टेम्पलर की बात हो रही है, इनके फादर ने द टेम्पलर है, ये इनर टेम्पल में रहा करते थे, इसलिए इनको द टेम्पलर से इनको जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है। और इनके फादर ने इन्हें स्टडी के लिए भेजा था, लॉ स्टडी के लिए, ठीक है, कानून पढ़ने के लिए, लेकिन इनकी ज़रा रुचि नहीं थी उसमें। वो इंग्लिश लिटरेचर से प्यार करते थे, लिटरेचर में ज़्यादा वक्त दिया करते थे और एरिस्टोटल और डेमोस्थेंस जैसे महान राइटर्स के बारे में भी ये जाना करते थे। इन्हें हर उस चीज़ की नॉलेज थी लिटरेचर से रिलेटेड। सो इनका जो फोकस था मोस्टली वो लिटरेचर पर था, लॉ पर नहीं था। ओके, नेक्स्ट है हमारे थर्ड मेंबर है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। द थर्ड मेंबर ऑफ द क्लब वॉज अ प्रैक्टिकल बिजनेसमैन। जो हमारे थर्ड मेंबर है क्लब के वो एक प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक बिजनेसमैन रहे हैं। हिज फुल नेम वॉज सर एंड्री फ्रीपोर्ट, उनका जो पूरा नाम था एंड्रयू फ्रीपोर्ट था। ही हैड अ साउंड नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, और उन्हें प्रयोगात्मक जिंदगी की एक बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छा ज्ञान था। ही वॉन्टेड दैट हिज कंट्री शुड इंसिस्ट अपॉन द एक्सपेंशन, ही वॉन्टेड, वो चाहते थे कि कंट्री, जो हमारी कंट्री है उसे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि साहित्य वाणिज्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। एंड डेवलप देयर टेरिटरी, और उसी पर विकसित होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस रेदर देन वार, ना कि ज़्यादा युद्ध के मामलों में उलझना चाहिए। ही वॉज वेल एक्सपीरियंस्ड, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट जो थे उनके पास एक अच्छा अनुभव था। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्टन सेंचुरी। कैप्टन सेंचुरी वॉज द फोर्थ मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब। कैप्टन सेंचुरी फोर्थ मेंबर रहे हैं स्पेक्टेटर क्लब के। ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस, वो मिलिट्री जीनियस थे। ही सर्व्ड गैलेंट्री सेवरल ईयर्स बैक, उन्होंने कई साल
गैलेंट्री में सर्व किया है अपने आप को। हाउएवर, हालांकि ही लेफ्ट द मिलिट्री सर्विस, उन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विस छोड़ दी, बिकॉज ही कुड नॉट शो हिज टैलेंट देयर, क्योंकि वो अपना वहाँ टैलेंट नहीं दिखा सके। हिज मॉडेस्टी, उनकी जो विनम्रता थी, कैम इनटू हिज वे ऑफ सक्सेस, उनकी सफलता के रास्ते में आ गई। ओके, नेक्स्ट है विल हनीकॉम्ब। विल हनीकॉम्ब की बात हो रही है। ही इज द 5th मेंबर ऑफ द क्लब, ठीक है। सो द 5th मेंबर ऑफ द क्लब इज विल हनीकॉम्ब। ही इज अ जेंटल मैन हु अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स अपीयर्स इन द डिक्लाइन ऑफ हिज एज। कह रहे हैं ये एक जेंटलमैन थे, हु अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स अपीयर्स, यानी कि जो वो दिख रहे थे डिक्लाइन ऑफ हिज एज, मीन्स कहने का ये है जितने साल के वो थे वो उतने लग नहीं रहे थे, बहुत कम यंग एज के वो लग रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को, जो उनकी पर्सनालिटी थी वो इस तरह से बिल्ड करा करते थे कि वो लगते ही नहीं थे। उनकी एज का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था उनकी पर्सनालिटी को देखकर। ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज पर्सनालिटी, वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा करते थे। ही हैज़ मेंटेन्ड हिज यूथफुल अपीयरेंस एंड स्पिरिट्स, उन्होंने मेंटेन कर रखी थी अपनी यूथफुल अपीयरेंस को एंड अपनी आत्मा को। ही टॉक्स एंड नोज अ ग्रेट डील अबाउट फैशन एंड देयर हिस्ट्री, वो ऑलवेज बात क्या करते थे फैशंस के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ही इज़ गैलेंट मैन, वो एक बहादुर व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट है द क्लर्जी मैन। इफ वी टॉक अबाउट द क्लर्जी मैन, द क्लर्जी वाज द लास्ट मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, ये एक लास्ट मेंबर हैं स्पेक्टेटर क्लब के। ही वाज एन ओल्ड पर्सन ऑफ एमिएबल नेचर, वे बहुत बूढ़े थे और एक एमिएबल नेचर के भी थे, लक्ष्यात्मक नेचर था इनका, स्वभाव था। ही विजिट्स द क्लब समटाइम, बोल रहे ही विजिट्स द क्लब समटाइम, वो कभी कभी ही क्लब में आया करते थे, यानी कि वो डेली नहीं आते थे, वो कभी कभी क्लब में आया करते थे। एंड स्टील इज़ डाउटफुल, और स्टील जो है वो संदेह में है। स्टील यहाँ हमारे सर रिचार्ज स्टील है, ऑथर है, जो कि ये पूरा क्लब को इमेजिन किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि स्टील इज़ डाउटफुल, स्टील यहाँ पर क्या है, संदेह में है, वो शक कर रहे हैं वेदर टू इंक्लूड हिम अमंग द मेंबर ऑफ द क्लब, के उन्हें इस क्लब का मेंबर कहा जाए कि नहीं कहा जाए। ही इज़ फिलोसफिक पर्सन, वो एक फिलोसफिक पर्सन है। द क्लर्जी मैन, इट डज नॉट स्पीक ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट, वो धार्मिक मुद्दे के बारे में तब तक बात नहीं करते एट द क्लब अनलेस समवन इनिशिएट्स द कॉन्वर्जेशन, जब तक के क्लब का कोई दूसरा व्यक्ति उनसे बात करना ना शुरू कर दे। ओके, ही हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स अफेयर, और उन्हें कम ही इंटरेस्ट था इस दुनिया में और इस दुनिया की चीज़ों में, ठीक है, इस दुनिया के अफेयर्स में। सो ये था आपका द स्पेक्टेटर क्लब का। इस तरह से आपसे इस टॉपिक पर इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में ही पूछा जाता है। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, आप इसे डीपली पढ़िए। और अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक क्वेश्चन आपका कॉफ़ी हाउस पर भी बन सकता है, 10th सेंचुरी के कॉफ़ी हाउस से रिलेटेड। सो कॉफ़ी हाउस कल्चर क्या था? इंग्लिश कॉफ़ी हाउस इन द 17th and 18th centuries were public social places where men would meet for conversation and commerce. 17 and 18th century में जो कॉफ़ी हाउसेस थे वो सार्वजनिक सामाजिक जगहें हुआ करती थी, जहाँ पर लोग आपस में बातचीत करते थे और वाणिज्य के लिए मिला करते थे, ठीक है। ड्यूरिंग द 18th century a new active culture evolved. 18th century के दौरान एक नया सक्रिय कल्चर वजूद में आया। कॉफ़ी हाउस sprang up all over London and attract a variety of patrons. कॉफ़ी हाउस जो थे वो पूरी लंदन में फैल गए और उन्होंने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया पैट्रन्स की वैरायटी को। द क्राउडेड कॉफ़ी हाउसेस इंक्लूडेड डॉक्टर्स, जो कॉफ़ी हाउसेस की भीड़ थी उनमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, ये सम्मिलित होते थे डॉक्टर्स, मर्चेंट्स, व्यापारी, राइटर एंड पॉलिटिशियंस, ठीक है। ये सब जो थे कॉफ़ी हाउस के मेंबर्स हुआ करते थे। टॉपिक डिस्कस्ड इंक्लूडेड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल स्कैंडल्स, और जो टॉपिक वहाँ डिस्कस किए जाते थे उनको उनमें सम्मिलित होते थे पॉलिटिक्स,
यानी कि राजनीति और राजनीति घोटाले पर। स्कैंडल्स मीन्स होता है घोटाला। डेली गॉसिप्स हुआ करती थी, फैशन के बारे में बात होती थी, करंट इवेंट्स पर बात होती थी, डिबेट होती थी, बहस हुआ करती थी सराउंडिंग फिलॉसफी पर, दर्शनात्मकता पर, दर्शन पर एंड द नेचुरल साइंस। और प्राकृतिक विज्ञान के जो मुद्दे होते हैं के आसपास की जो बातें होती हैं उन पर बहस होती थी। कॉफ़ी हाउसेस आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड न्यूज़पेपर। कॉफ़ी हाउसेस जो थे उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है फाइनेंशियल मार्केट और न्यूज़पेपर को डेवलप करने में, उन्हें विकसित करने में। ये है शॉर्ट नोट आपका कॉफ़ी हाउसेस के बारे में कि कॉफ़ी हाउसेस इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के कैसे हुआ करते थे और किस तरह से उन्होंने इफ़ेक्ट किया, इम्पैक्ट किया इंग्लैंड की फाइनेंशियल मार्केटिंग को और न्यूज़पेपर को। ठीक है, सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।